जो भी सपना दिल से चाहो वह किसी भी हालत में सच हो सकता है। इसलिए आप मेहनत लगातार करते रहिए। लोग क्या कहते हैं उसको छोड़िए, उसको लेके नहीं चलना है, अपने रास्ते पे चलते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड सम्मान ज्ञान एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड प्रैक्टिस सेट आपका ये 6। अगर आप नहीं देखे हैं 1 से 5 तक तो ज़रूर देखिए। आपका 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट 60+ प्रश्न है। बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस और आप जो है रिवीजन कीजिए ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे लर्न भी रहे और समराइज भी रहे, और आपको उत्पाद सिपाही में यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे फील्ड वर्कर, जैसे फील्ड वर्कर या जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आपको उत्पाद सिपाही बोले वो गलती से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और आपके ये दूसरे एग्जामों में भी हेल्प करेगा। झारखंड के तमाम आने वाले एग्जामों में ये स्टैटिक जीके है, तो इस प्रकार से झारखंड सम्मान ज्ञान से संबंधित यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, झारखंड का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और झारखंड के विविध जैसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपके पास समय बहुत ही कम है, लेकिन आप दूसरे एग्जाम के लिए देखिए, आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप यही सब प्रश्न आपको कभी भी देखने को मिलेगा दूसरे एग्जामों में। देखिए, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एतेराय ब्राह्मण में। झारखंड, आप याद रखिएगा, झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख एतराय ब्राह्मण। मेरे से पहले आपको अटेम्प्ट करना है और आपको कमेंट में बताना है कि आप 60 में कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आप 55 तक कर पा रहे हैं तो आपका ठीक है, इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप एक्सेलेंट है। अगर आपका 50 से कम है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको और जो है मल्टीपल टाइम जो है टॉपिकों को क्लियर करना है, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से सेक्शन को क्लियर करना है। तो इस प्रकार से मेरे बताने से पहले आप सोच लीजिए आंसर, उसके बाद दीजिए। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम जो लिटरेचर या कोई ग्रंथ या साहित्य में उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथ कौन है? एतेराय ब्राह्मण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से याद रखिएगा। वायु पुराण में मुरुंड है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर है एतेराय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो एतेराय ब्राह्मण में झारखंड का जो उल्लेख किया गया है वो पुंड्र के नाम से किया गया। आपका राइट आंसर यहाँ पे ये होगा पुंड्र या पुंड। इस प्रकार से देखिए, मुंड है, ये आपका अलग अलग नामों में किया गया है। विष्णु पुराण है, समुद्रगुप्त है। देखिए, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 3 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का पहली बार जो है उल्लेख मिला है, ये पुरातात्विक प्रमाण है। इसी पर अगला आपका है कि आयुर्वेद में, अथर्ववेद में झारखंड के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अथर्ववेद 4 का आंसर भी होगा व्रत्य प्रदेश। तो व्रत या वत्य प्रदेश के नाम से अथर्ववेद में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और वहीं आपका मुरुंड जो होगा से आपका क्या हो जाएगा? तो मुरुंड याद रखिएगा, वायु पुराण, मुरुंड जो है विष्णु पुराण है, और पुंड्र जो है एतेराय ब्राह्मण है, और हमारा ये इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। फिर आपका अगला दिया है, देखिए कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मुरुंड हो जाएगा। वायु पुराण में मुरुंड है, अच्छे साथ रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पशु भूमि याद रखिएगा। महाभारत में आपका देखिए नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुंड। तो ये वाला मुंड आप याद रखिएगा। कुकुट देश, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खोखरा मुगल काल का है। व्रत्य तो देखिए अथर्ववेद में। आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की गई है? तो 7 का आंसर होगा पुंडरिक देश या पशु भूमि। ये आपका महाभारत के दिग्विजय में झारखंड का उल्लेख मिलता है। टोलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 8 का करेक्ट आंसर भी होगा मुंडल। आप याद रखिएगा, मुंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा है? तो 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा कुकुट लाड। फाहियान एक चीनी यात्री थे, अपनी यात्रा वृत्तांत में छोटा नागपुर क्षेत्र को ये कुकुट लाड बोले हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किए थे? तो किलोनासुफालाना यानी कर्ण स्वर। तो आपको यहाँ पे भी याद रखना है, इनका नाम आसानी से याद हो जाएगा आपको। बस आपको ये वाला टॉपिक टफ है, हिस्ट्री का है, और ये टॉपिक टफ भी है, पूछा जाता है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था?
11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे खुखरा हो जाएगा या कोखरा। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कोखरा के नाम से जाना जाता है, कोकरा। तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया था? 12 का करेक्ट आंसर भी होगा खोखरा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र के लिए किस नाम से प्रयोग मिलता है? तो यहाँ आपका होगा कुकुट या कुकुट देश। ये कौटिल्य है अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया, यानी कौटिल्य के द्वारा। किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और ये राजा किस राजा से संबंधित है? तो ये आ जाएगा राजा जय सिंह देव। तो राजा जय सिंह देव का नाम याद रखिएगा। आपको बता दें कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उड़ीसा के वो राजा थे। झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? जो लोहकर्मी थे। तो लोहकर्मी जनजाति कौन है? सबसे प्राचीन जनजाति है। 15 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, असुर जनजाति। तो सिंपल, सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? असुर जनजाति, लोहकर्मी थे। आपका अगला प्रश्न है देखिए 16 कि कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? 16 का आंसर ये होगा असुर और बिरजिया। असुर और बिरजिया को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। झारखंड की प्राचीन जनजातियों में से दो महत्वपूर्ण है। झारखंड के किस, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो 17 का आंसर आपका बी होगा 12, याद रखिएगा, बारहगढ़ा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से पुरातात्विक जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्या पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 18 का बी होगा आदव मानी द्वारा, यानी कि आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा और खुला सूर्य मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, जो कि आदि मानव के द्वारा बनाया गया है। हजारीबाग के बड़काव गांव में इसको है, जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृति के हिसाब से। देखिए झारखंड के किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित गुफाएं और शैलचित्र मिले हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर ये होगा गढ़वा के भवनाथपुर से। गढ़वा का भवनाथपुर गढ़वा में है, इसको हजारीबाग में है, पांडु पलामू में है और बरोडी सिंहभूम में है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? भवनाथपुर हो जाएगा। पलामू के किस स्थान से 4 पाँव वाली पत्थर की चौकी मिली जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है? 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, पांडु, यानी कि पलामू के पांडु से 4 पाए वाली चौकी मिली, पटना संग्रहालय म्यूजियम में स्टोर किया गया है या रखा गया है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति का प्रवेश लगभग किस काल में माना जाता है? तो आपका 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 21 का ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में सूतिया पाहन ने मुंडा राज की स्थापना कर उसका नाम क्या रखा था? तो 22 का आंसर भी होगा सूतिया नागखंड। फिर आपका अगला है, अच्छे साथ रखिएगा, सूतिया पाहन ने मुंडा राज की स्थापना कर उसका नाम सूतिया नागखंड रखा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सूतिया नागखंड राज्य को कुल कितने गढ़ों या प्रांतों में विभाजित किया था? 23 का भी होगा 7 गढ़ों में। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूतिया नागखंड राज्य का अंतिम राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो सूतिया नागखंड का अंतिम राजा 24 का आपका बी होगा मदरा मुंडा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर के नागवंश की स्थापना प्रथम शताब्दी यानी 64 ईसा किसने किया था? तो 64 ईसा में छोटा नागपुर के नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल था सुतियाम्बे। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो सुतियाम्बे। और नागवंशी का दूसरा राजा फनी प्रताप राय था और प्रताप राय का कैपिटल क्या था? ये अपना कैपिटल सुतियाम्बे से चेंज करके चुटिया कर दिया था, ये आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस नागवंशी राजा ने राजधानी को सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप राय। सुतिया फनी मुकुट राय का था और चुटिया जो था प्रताप राय का था। ये सब नागवंशी राजा है और इनका कैपिटल से ये संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि नागवंश का वह प्रथम शासक कौन था? तो नागवंश का वह प्रथम शासक कौन था जो राय के स्थान पर कर्ण का उपाधि धारण किया? तो आपका 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भीम कर्ण हो जाएगा। भीम कर्ण जो है राय को नहीं मान के अपना टाइटल कर्ण जोड़ा और नाम में लिखा भीम कर्ण। तब से शिवदास कर्ण, विराट कर्ण, छत्र कर्ण, सब कर्ण कर्ण लगाने लगा। आप याद रखिएगा। भीम कर्ण ने
सरगुजा, सरगुजा के वंशीय रक्षेल राजा, तो रक्षेल राजा को किस युद्ध में पराजित किया था? 29 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई बहुत फेमस लड़ाई है। बरवा की लड़ाई में विजय के बाद भीमकर्ण को कौन सी प्रसिद्ध जैसे मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो 30 का आंसर ये होगा, वासुदेव की मूर्ति। तो वासुदेव की मूर्ति जो है ये बरवा की लड़ाई में विजय के बाद भीमकर्ण को प्राप्त हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका ये है कि भीमकर्ण नागवंशी राज्य की राजधानी को चुटिया से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रकार से 31 का बी होगा, खुखरा। आप याद रखिए कि भीमकर्ण ने नागवंशी राज्य की स्थापना को चुटिया से हटाकर खुखरा कर दिया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका ये है कि नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगल बादशाह जहांगीर ने किस किले में 12 वर्षों तक कैद रखा था? तो ये नागवंशी राजा दुर्जन साल थे, मुगल बादशाह जहांगीर ने 12 सालों तक ये कैद रखा। इस प्रकार से 32 का होगा, ग्वालियर का किला। यहाँ ग्वालियर का किला था। यहाँ भीमकर्ण के बारे में पूछा गया कि नागवंशी राज्य की राजधानी को चुटिया से हटाकर कहाँ किया था? तो चुटिया प्रताप राय का था, इसका कैपिटल हटा के वो कहाँ किया था? तो खुखरा किया था। और सुतियांबे फनी मुकुट राय का था। इस तरह से सभी चीज़ों को याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने दुर्जन साल को हीरे की सही परख करने के बाद कौन सी उपाधि देकर मुक्त किया था? तो आपका 33 का आंसर बी होगा, शाह। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्वालियर की कैद से मुक्त होने के बाद दुर्जन साल ने नागवंश की राजधानी कहाँ बनाई? तो आपका 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, दोयसा। दोयसा आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि दोयसा में स्थित प्रसिद्ध नवरत्नगढ़ महल यानी पंचमंजिला भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो 35 का राइट आंसर बी होगा, दुर्जन साल। फिर आपका अगला प्रश्न है कि किस नागवंशी राजा ने राजधानी को दोयसा से स्थानांतरित करके पालकोट जो है स्थापित किया? 36 का आंसर ये होगा, यदुनाथ शाह ने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नागवंशी राजा कौन थे? यदुनाथ शाह, जो दोयसा से कैपिटल चेंज करके पालकोट ले गया था। तो पालकोट किसका कैपिटल था? तो ये भी पूछा जा सकता है, यदुनाथ शाह का था। तो यहाँ से 36 का ये हो जाएगा। और इसमें याद रखना था कि दोयसा एक प्रसिद्ध स्थल है। नवरत्नगढ़ महल यानी 5 मंजिला भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो इस निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो दुर्जन साल था, जिसको 12 साल आप बोल सकते हैं कि कैद रखा गया था। तो वही ग्वालियर के कैद में मुक्त होने के बाद दुर्जन साल नागवंशियों को नागवंशी का राजधानी जो है कहाँ बनाया था? तो दुर्जन साल का कैपिटल भी याद रखिएगा। 34 का आपका आंसर होगा, दोयसा। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट रखिए। यहाँ पे यदुनाथ शाह का हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन है 37। अब चलिए कुछ और प्रश्न है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। नागवंश की अंतिम राजधानी कहाँ स्थित थी जो वर्तमान में भव्य कला स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागवंश की अंतिम राजधानी, फर्स्ट सुतियांबे था, अंतिम। फर्स्ट और अंतिम तो पूछा ही जाता है, तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए। नागवंश की अंतिम राजधानी की अगर बात करें तो ये आपका 37 का भी होगा, रातूगढ़। तो रातूगढ़ नागवंशियों राजाओं का या नागवंश राज्य का सबसे लास्ट अंतिम जो था, जो वर्तमान में भव्य कला स्थित है। तो इस प्रकार से सुतियांबे प्रथम, रातूगढ़ लास्ट। इसका अलग अलग टाइम में पालकोट, दोयसा कैपिटल बनाया गया। और दूसरा कैपिटल भी याद रखिएगा, चुटिया। पलामू में सबसे पहले किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? 38 का आंसर भी होगा, रक्षेल वंश। तो इस प्रकार से रक्षेल वंश का नाम याद रखिएगा। रक्षेल राजवंश के राजा, तो ये यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि रक्षेल राजवंश, तो ये रक्षेल राजवंश लिखा हुआ है कि राजा स्वयं को किस राजपूत घराने का वंशज मानते थे? तो रक्षेल राजवंश के जितना भी राजा होते थे वो राजपूत मानते थे। किस घराना के वंशज मानते थे? तो आपका यहाँ पे 39 का आंसर भी होगा, चंद्रवंशी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पलामू में रक्षेल वंश को अपदस्थ करके 1516 ईस्वी में किस नए वंश का स्थापना हुआ था? तो यहाँ पे चेरो वंश आप नाम याद रखिएगा। फिर आपका दिया है कि पलामू के प्रसिद्ध चेरो वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका क्वेश्चन 41 आ गया। 41 हम बता रहे हैं आपको आंसर, यहाँ पे बी होगा, भगवत राय। यानी पलामू के प्रसिद्ध चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय था। चेरो राजवंश का कौन सा राजा जो था
न्यासी राजा के रूप में प्रसिद्ध था। तो न्यासी राजा था जिसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चेरो शासन का स्वर्ण युग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यासी राजा। 42 का आंसर भी होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय न्यासी राजा के नाम से फेमस हुआ। इसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण गोल्डन एज पीरियड कहा गया। पलामू का नया किला, तो पलामू का नया किला का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था जिसमें प्रसिद्ध नागपुरी फटाक लगा है? तो इस प्रकार से आपका 43 का बी होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय पलामू का नया किला का निर्माण कराया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पलामू के पुराने किले का निर्माण किस चेरो राजा के शासनकाल में हुआ था? अब पलामू के पुराने किले का बात है, तो 44 का आंसर भी होगा प्रताप राय। प्रताप राय पुराने किले का निर्माण कराया था पलामू में। आपका है कि सिंहभूम क्षेत्र में सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में किसने की थी? तो इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है कि सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में किसने की थी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का बी होगा काशीनाथ सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? 46 का राइट आंसर आपका भी होगा दर्प नारायण सिंह। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि सिंह वंशी राजा यचुत सिंह ने अपने राज्य की कुलदेवी के रूप में किसकी स्थापना की थी? तो 47 का आंसर ये होगा पोरी देवी। पोरी देवी का कहानी आप सुने होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सिंह वंश से रिलेटेड है। अच्युत सिंह पहला था जिसका स्थापना किया। हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में किस शक्तिशाली राजवंश का शासन था जिसके अत्याचारों के कारण सबर जनजाति विस्थापित हुई? ये सबर जनजाति है, इसको अच्छे से याद रखिए। 48 का करेक्ट आंसर भी होगा मान वंश। तो हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में मान वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबर जनजाति को डिस्प्लेस होना पड़ा, यानी विस्थापन होना पड़ा। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किस राजा के द्वारा की गई थी? तो 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना जो है वो किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामगढ़ राजा बागदेव सिंह ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो आपका 50 का आंसर यहाँ पे बी होगा सिसिया। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए कि रामगढ़ के किस राजा ने राजधानी को सिसिया से हटाकर बादाम स्थानांतरित किया था? तो रामगढ़ के वो कौन से राजा थे जो राजधानी सिसिया से हटाकर बादाम किया? सिसिया पहला कैपिटल था, आप याद रखिएगा। दूसरा बादाम बना था, तो सिसिया से बादाम कौन ले गया था? तो आपका यहाँ पे बी होगा हेमंत सिंह। बागदेव सिंह स्थापना किया और यही जो है से सिसिया इसका कैपिटल था। दूसरा हेमंत सिंह जो कि बादाम कैपिटल था हेमंत सिंह का, और यही चेंज भी किया। किस रामगढ़ राजा ने मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा हेतु राजधानी को बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित किया? अब बादाम से फिर रामगढ़ ले आया। वो कौन रामगढ़ राज्य के राजा था और मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा हेतु? तो आप याद रखिएगा 52 का बी दलेल सिंह। दलेल सिंह का राजधानी क्या था? रामगढ़ था। और वही बादाम किसका था? तो बादाम जो था अभी हम लोग देखे 51, देखिए 51 आपको हम बता देते हैं आंसर। 51 जस्ट अभी हम लोग देखे तो ये हेमंत सिंह का था बादाम, और सिसिया किसका था? बागदेव सिंह का। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है कि राजा इचाक, देखिए राजा इचाक को रामगढ़ राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो इचाक जो है वो रामगढ़ राज्य की राजधानी था। अब बताइए इचाक किस राजा की राजधानी था? तो 53 का बी होगा तेज सिंह। फिर आपका अगला प्रश्न है और वो 54 है कि रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी जिसे कामाख्या नारायण सिंह के समय तक उपयोग किया? 54 का करेक्ट आंसर बी होगा पद्मा। आप याद रखिए रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी जिसे कामाख्या नारायण सिंह के समय तक उपयोग किया गया? तो 54 का राइट आंसर आपका बी होगा पद्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग पद्मा किला याद रखिएगा, हजारीबाग जिला में है। कड़कडीहा राज्य यानी गिरिडीह क्षेत्र की स्थापना 15वीं शताब्दी में किस दक्षिण भारतीय राजा के द्वारा की गई थी? 55 का आंसर ये होगा हंसराज देव। हंसराज देव के बारे में याद रखिएगा। खड़गडिहा राज्य जो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय राजा द्वारा जो है किया गया था। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है
कि पोरहाट के राजाओं का संबंध झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश से था? तो 56 का आंसर आपका बी होगा, सिंह वंश। फिर आपका अगला प्रश्न है, उसको भी कंप्लीट हम लोग करते हैं कि झारखंड की किस प्रसिद्ध जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू की थी? तो इस प्रकार से 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, मुंडा। आप याद रखिएगा, झारखंड की किस प्रसिद्ध जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू की थी? तो 57 का आपका बी होगा, मुंडा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आपका अगला ये है कि नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति किस कारण मिली थी? तो आपका 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा, असली हीरे की पहचान के कारण। उनका ये क्षमता था कि हीरो को पहचान लेता था, तो असली हीरो की पहचान करने की क्षमता के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जैसे जीवन से मुक्त मिला था। 12 सालों तक ग्वालियर के किले में रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए झारखंड के किस प्रसिद्ध जनजाति ने राज्य निर्माण के सर्वप्रथम? तो आप जानते हैं ऋषा मुंडा, मुंडा जनजाति, सुतिया नागखंड, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पोरहाट के राजाओं का संबंध झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश से था? तो 56 का हम आपको आंसर यहाँ पे बताए थे, बी, सिंह वंश। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग का लास्ट बचा हुआ है। देखिए, पलामू के किस चेरो राजा ने दिल्ली के मुगल शासक जहांगीर के समय सिंहभूम और पलामू सीमा पर मुगलों को चुनौती दी थी और बाद में शेर से लड़ा गया था? तो 59 का राइट आंसर बी होगा, सब्बल राय। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा? यहाँ क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित था, झारखंड के नामकरण से संबंधित था, मेनली हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से झारखंड के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? तो 60 का आंसर आप कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कई सारे हम वीडियो में आपने बताए हैं। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन एकदम नहीं बताए हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लास्ट के समय में। तो एग्जाम के बाद हम लोग विस्तार से एकदम साइंस, ज्योग्राफी, एसएसटी, जीके, जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम के लिए, अच्छे से दीजिए।